नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। प्रतिमा जी हेलो। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 1 का हिंदी का भाषिक स्वरूप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्वर्ण विज्ञान तथा स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें पहले हम देखते हैं हिंदी का भाषिक स्वरूप के अंतर्गत क्या क्या आएगा। वेरी गुड इवनिंग प्रतिमा जी। तो हिंदी का भाषिक स्वरूप टॉपिक के अंतर्गत आएगा हिंदी की स्वनिम ध्वनियाँ, स्वनिम व्यवस्था और हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। और तीसरा टॉपिक है हिंदी शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास ये तीनों आएंगे। और हिंदी रूप रचना, जिसमें लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया रूप, इन सभी का अध्ययन करेंगे। और इसके लास्ट में होगा हिंदी वाक्य रचना। तो सबसे पहले हिंदी की स्वनिम व्यवस्था शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि स्वर्ण विज्ञान क्या है, स्वर्ण किसे कहते हैं। तो वहीं से ही बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण। तो भाषा विज्ञान में ध्वनि का ही दूसरा नाम स्वर्ण है। तो ध्वनि को ही स्वर्ण कहते हैं। ध्वनि जो है या तो आप ध्वनि कह सकते हैं या फिर उसको स्वर्ण कह सकते हैं। तो दोनों ही एक ही चीज है। और ऐसी ध्वनियां जिसे अलग अलग तत्वों में विखंडित न किया जा सके स्वर्ण कहलाती हैं। जैसे ये नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे घोड़ा शब्द में। तो घोड़ा में देखिए घा, ओ, ड़ा और आ। तो ये 4 टुकड़े इसके किए गए, 4 खंडों में इसको विभाजित किया गया। और अब ये जो इसका मतलब ये हो गया कि 4 जो ध्वनि, इसमें 4 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है घोड़ा में। अब इनको और अधिक इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और इसीलिए इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो इसमें घोड़ा शब्द में 4 स्वर्ण हैं, यानी 4 ध्वनियाँ प्रयुक्त हुई हैं। तो ध्वनियाँ और स्वर्ण तो समझ में आ ही गया होगा। जो ध्वनियाँ होती हैं ध्वनि कह लें या फिर स्वर्ण कह लें, दोनों ही बात एक ही हैं। और ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें तत्वों में विखंडित नहीं किया जा सके, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सके, तो उन्हें जो सबसे छोटी लघुतम इकाई जो होगी उसे ही स्वर्ण कहेंगे। और उसका एक एग्जाम्पल यहाँ है जिसे आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्वर्ण विज्ञान। तो स्वर्ण विज्ञान क्या है? तो स्वर्ण विज्ञान के अंतर्गत भाषा की ध्वनियों का वर्णन, विश्लेषण, वर्गीकरण किया जाता है। किसी ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, उस ध्वनि के उच्चारण में क्या प्रयत्न किया गया है, इसकी जानकारी भी हम इसके अंतर्गत लेते हैं। तो यानी स्वर्ण विज्ञान के अंतर्गत हम उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो ध्वनियों का वर्णन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और वर्गीकरण। तो ये सभी चीजें स्वर्ण विज्ञान के अंतर्गत आती हैं कि किसी ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है और ध्वनि के उच्चारण में क्या प्रयत्न किया गया है। इन सब की जानकारी हमें स्वर्ण विज्ञान में मिलती है। तो अब बात करते हैं स्वरों या अर्थात ध्वनियों का वर्गीकरण। तो जो सभी ध्वनियां हैं उनको 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे अपना स्वर से। तो स्वर एवं व्यंजन किसे कहते हैं? तो ध्वनियों का सर्वाधिक प्राचीन और प्रचलित वर्गीकरण स्वर और व्यंजन ध्वनियों के रूप में किया गया था। जो मैंने पहले भी बताया था, स्वर एवं व्यंजन के रूप में किया गया था। और पतंजलि ने सर्वप्रथम वर्गीकरण करते हुए कहा है कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं और व्यंजन उन पर आधारित ध्वनियां यानी उन पर आश्रित है। तो पतंजलि ने ये वर्गीकरण किया था, लेकिन आजकल जो है इस परिभाषा को ठीक नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से कुछ अलग परिभाषाएं दी गई हैं स्वर एवं व्यंजन की, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन जो पतंजलि ने वर्गीकरण करते हुए कहा था कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं और व्यंजन उन पर आधारित, ये और सबसे पहले जो ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया था वही स्वर और व्यंजन के रूप में ही किया गया था। तो बात करते हैं स्वर ध्वनियों की।
तो स्वर वह ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकल जाती है, यानी बिना रुके हुए। तो स्वर वो ध्वनियां हैं जिनमें जो मुख से हवा जो है वो बिना रुकावट के ही बाहर निकल जाती है। और व्यंजन ध्वनि क्या है? तो व्यंजन ध्वनियां वही हैं जो जिसमें हवा अबाध गति से मुख विवर से बाहर नहीं निकल सकती, यानी बिल्कुल इसके अपोजिट हो गई। तो जो स्वर होते हैं वो बिल्कुल बिना किसी रुकावट के निकल जाते हैं, उनको बोल सकते हैं आप, लेकिन व्यंजन में अवरोध होता है उत्पन्न। तो मुख से बाहर निकलने से पूर्व तो इसमें एक अवरोध होता है। ये अवरोध पूर्ण भी हो सकता है और अपूर्ण रूप से भी हो सकता है। तो अब देखते हैं स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है, तो उनमें से जो कुछ प्रमुख है उनको मैंने लिया है। तो सबसे पहला होता है कि जीव का जो भाग होता है उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो जीव के भाग के आधार पर अग्र स्वर होंगे, मध्य स्वर होंगे और पश्च स्वर होंगे। तो जीव का कौन सा भाग स्वर के उच्चारण में काम में लाया जाता है, इसे ध्यान में रखकर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो जो जीव के भाग को ध्यान में रखकर जो वर्गीकरण किया गया है, तो वो इस आधार पर किया गया है कि कौन सा भाग जो है जीव का वो स्वर के उच्चारण में प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले आएगा अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये जो है अग्र स्वर में आएंगे। गुड इवनिंग अमित जी। तो और मध्य स्वर में आएंगे आ और आ, और पश्च स्वर में आएंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। तो ये जो है अपने उच्चारण स्थान को ध्यान में रखकर जो जीव का जो भी भाग प्रयोग में लेते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जीव का जो भाग है प्रयोग में लिया जाएगा उसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इन 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो इसके बाद हम बाद में स्वर और व्यंजन का अंतर भी एक बार समझा देंगे। अब बात करते हैं जीव का व्यवहृत भाग। तो जीव का जो व्यवहृत भाग है वो है अग्र, मध्य और पश्च। तो कभी जीव का जो व्यवहृत भाग जो होता है अग्र, मध्य और पश्च, वो कभी तालु के पास चला जाता है, कभी बिल्कुल नीचे रहता है और कभी इनके बीच में रहता है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इन्हें 4 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। ये सभी स्वरों का वर्गीकरण किया गया, स्वरों को बांटा गया है। तो ये जीव का जो व्यवहृत भाग जो है यानी अग्र, मध्य और पश्च, तो उसके आधार पर है कि कभी ये तालु के पास चला जाता है, कभी बिल्कुल नीचे हो जाता है और कभी इसके बीचों बीच में रहता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। समृत स्वर ई, उ और उ होते हैं, और अर्ध समृत स्वर होते हैं, समृत स्वर होते हैं ए और ओ, और अर्ध विव्रत स्वर होते हैं ए, ओ, आ और ओ, और विव्रत स्वर है आ। तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में आपको आपके यहाँ कुछ अलग तरह से बोला जाता है, तो एक बार अपने सुविधा अनुसार आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो उसको उस तरह से लें। तो ये है जीव के अग्र, मध्य, पश्च भाग जब तालु के पास जाता है उसके आधार पर वर्गीकरण उसका किया गया है। और अब बात करते हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो जब जिन स्वरों का उच्चारण ओष्ठों को वृत्ताकार करके होता है यानी गोल करके होता है उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं, और जिनका उच्चारण बिना ऐसा किए हुए होता है उन्हें अवृत्तमुखी कहते हैं। यानी जो जिनका उच्चारण करने में गोल हो जाए, ओठों का जो प्रकार है उच्चारण करते समय वृत्ताकार हो जाए स्वरों का उच्चारण करते समय, और जिनके में नहीं होगा उन्हें अवृत्तमुखी, और जिनके में होगा उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो वृत्तमुखी में आएंगे उ, ओ, ये कुछ हैं, और अवृत्तमुखी में छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, जो भी है ये इन भागों में विभाजित किए गए हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, यानी ओष्ठ जब गोल जो उच्चारण होता है तो उसके आधार पर। अब बात करते हैं मात्रा के आधार पर। तो
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जिनके में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ। और दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ। इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और जो दीर्घ से भी एक और वर्गीकरण किया गया, दीर्घ से भी अगर अधिक जो समय लगता है, यानी 3 का लगभग मात्राओं का समय लग जाए, जैसे ओम, तो इन्हें कहते हैं हम प्लुप्त स्वर। ये वैसे सिर्फ 2 ही भागों में विभाजित किया गया, तो लेकिन इसमें प्लुप्त स्वर को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो ये संस्कृत में ज्यादातर प्रयोग होता है। तो संस्कृत का जो शब्द है ओम, तो वो प्लुप्त स्वर का एक उदाहरण हो सकता है, उसको याद रखें। अब बात करते हैं मुख मांसपेशियों के आधार पर। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख की मांसपेशियां शिथिल होती हैं उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में मांसपेशियां दृढ़ होती हैं उन्हें दृढ़ स्वर कहते हैं। तो जैसे आ हो गया, ई हो गया और छोटा ऊ, तो इसमें मांसपेशियां जो है वो बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं, लेकिन दृढ़ जो स्वर होते हैं उनमें मांसपेशियां एकदम दृढ़ हो जाती हैं। उनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ई है, ऊ, आ, ए, ओ। एक बार बोल के जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये चीज। तो मुख मांसपेशियों के आधार पर भी इन्हें वर्गीकृत किया गया है। अब बात करते हैं जीव के चल या अचल होने के आधार पर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव अचल रहती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में जीव एक स्वर स्थिति से चलकर दूसरी स्वर स्थिति में पहुंचती है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। और संयुक्त स्वर होंगे ए, ओ। ये हिंदी का भाषिक स्वरूप पूरा पढ़ना है, तो इसलिए इन्हें हमें अनदेखा नहीं करना है। तो ये जीव के चल या अचल होने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब इसको इन सभी को अगर एक पूरा टेबल के आधार में दिया है, तो अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो हिंदी के जो मूल स्वर हैं उनको, जैसे आ जो है वो हर्ष स्वर है, अर्ध विभ्रत स्वर है और मध्य स्वर है। वो समझने के लिए पहले वाले जो पूरी डेफिनेशन के साथ समझ सकते हैं, लेकिन अगर याद करने के उद्देश्य देखा जाए तो इस तरह से याद करें। तो बड़ा आ जो होगा उसे दीर्घ और विवृत और पश्च स्वर कहा जाएगा। ये बहुत ही उपयोगी टेबल होगी। ई जो है छोटा ई वो हर्ष स्वर होगा, समृत स्वर होगा और अग्र स्वर होगा। और बड़ी ई दीर्घ, समृत और अग्र। और छोटा ऊ जो होगा वो हर्ष स्वर होगा, समृत होगा और पश्च स्वर होगा। और बड़ा ऊ दीर्घ, समृत और पश्च स्वर। और ए जो होगा वो दीर्घ, अर्ध समृत और पश्च स्वर में आएगा। और ए जो है वो दीर्घ, अर्ध अभिव्रत और अग्र स्वर में आएगा। ओ दीर्घ, अर्ध समृत और पश्च स्वर। ये पूरा एक तरह से याद कर ले कि दीर्घ, अर्ध समृत, पश्च स्वर। तो इस तरह से याद करें। और ओ जो है वो दीर्घ, अभिव्रत और पश्च स्वर। तो ये सभी है हिंदी के जो मूल स्वर हैं और उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो याद करने की दृष्टि से ये टेबल ज्यादा सही रहेगी। तो ये सभी जो था ये था आज का पूरा वीडियो स्वर विज्ञान से संबंधित, और जो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है। व्यंजन का वर्गीकरण हम कल पढ़ेंगे, तो उससे पहले भी एक बार बात कर लेते हैं स्वर और व्यंजन का जो अंतर है। तो इसमें भी कुछ कर लेते हैं। स्वरों का उच्चारण अकेले किया जा सकता है, लेकिन व्यंजनों का जो है वो अकेले नहीं किया जा सकता। और जो सभी स्वर का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। जो भी स्वर होते हैं उनका देर तक उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन व्यंजनों में जो होते हैं केवल संघर्षी व्यंजन जो होते हैं उन्हें ही देर तक उच्चारित किया जा सकता है। बाकी जो व्यंजन होते हैं उन्हें देर तक उच्चारित नहीं किया जा सकता है। तो और जो एक जो अपवाद है कि बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है
इनको छोड़कर जो अधिकांश जो भी स्वर होते हैं उनका उच्चारण में हवा जो मुख विवर से गूंजती हुई यानी बिना किसी अवरोध के ही बाहर निकलती है। केवल जो एक अपवाद के रूप में आप ले सकते हैं कि बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया, ये दोनों को छोड़कर जो है और सभी के उच्चारण में हवा मुख विवर से गूंजती हुई निकलती है यानी बिना अवरोध के अबाध गति से निकलती है। और लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में हवा के मार्ग में मुख विवर में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है। यानी जो व्यंजन के उच्चारण में हवा के मार्ग में वैसे भी अवरोध होता है, यही डेफिनेशन आजकल ली भी जाती है। और अगर बात करें जो सभी स्वर होते हैं वो आक्षरिक होते हैं यानी स्लेविक होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो अनाक्षरिक होते हैं। और जो स्वरों का उच्चारण होता है किसी एक निश्चित स्थान से नहीं होता है, जबकि जो व्यंजन होते हैं व्यंजनों का उच्चारण मुख में एक स्थान विशेष से ही होता है। ये सभी कुछ थे स्वर और व्यंजन का जो अंतर है उनको आपको एक स्पष्ट करवाने के लिए, काफ़ी कन्फ्यूजन ना हो इसमें, काफ़ी आपकी टेबल वगैरह है तो इन सबको लर्न करना ही पड़ेगा। और स्वरों का जो वर्गीकरण है इन सभी को भी, वैसे इसमें व्यंजन ले सकते थे लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ उसको एकदम मिसमैच ना हो जाए, इसलिए इसको अलग ही रखा है। तो कल हम व्यंजन से संबंधित, क्योंकि व्यंजन में काफ़ी कुछ होगा, उसका वर्गीकरण भी होगा, उस वर्गीकरण में काफ़ी प्रयत्न के आधार पर, स्थान के आधार पर, और कल से ही इस पर जो स्वनिम व्यवस्था है उसको भी बात करेंगे, उसकी भी, जिसमें खंड ध्वनियाँ हैं और खंडेतर ध्वनियाँ हैं, उन सभी की बात करेंगे। तो क्योंकि आज के में नहीं हो सकता है इतना ज़्यादा, और क्योंकि व्यंजन काफ़ी अपने आप में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप